AIB21 का एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोचिंग ज्वाइन करे हुए सेल्फ स्टडी करके, देन आपको ये वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए। हेलो गाइस, मैं हूं आपका मेंटोर रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा फनल, एक ऐसा रोड मैप जिसको आप फॉलो करके सेल्फ स्टडी करके AIB21 के एग्जाम को मात्र फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। एंड गाइस, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ सिलेबस बता के या आपको PYQ बता के या आपको कोर्स सेल आउट करके डरा के ये सारी चीजें करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा एंड जो आपके लिए प्रैक्टिकल चीज होने वाली वो आपके साथ शेयर आउट करूंगा। एंड इससे पहले मैंने AIB19 AIB20 में ऑलरेडी स्टूडेंट्स को रोड मैप बना के दिया था, उन्होंने फॉलो करा एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने क्रैक करा था एग्जाम हमारी सिर्फ प्लान को फॉलो करके। एंड डेफिनेटली वो जो 2 वीडियोस बनाई थी उससे थोड़ा सा अलग प्लान होने वाला है, बिकॉज पेपर का लेवल कहीं ना कहीं टफ आ रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को करना होगा। एंड आई नो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे होंगे। सो पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज AIB21 से रिलेटेड आपको काफी सारा कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी करते हुए क्यों ना हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, इस जर्नी को, जहां पे हम AIB21 के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली क्रैक डाउन कर देंगे, वो भी सेल्फ स्टडी करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। हर एक उस छोटे से छोटे पॉइंट पे बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड जिससे आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होके रहेगा। प्रेजेंट है आप सभी के सामने AIB21 एग्जाम को क्रैक करने का सेल्फ स्टडी से फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा रोड मैप एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। एंड देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा बेसिक से, जो बेसिक पॉइंट्स होंगे वहां से स्टार्ट करेंगे, राइट। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स पे आएंगे, जो डिफिकल्ट लेवल है वहां पे आएंगे। सो थोड़ा सा मुझे आपसे ये चाहिए कि थोड़ा पेशेंस बना के रखें। एंड मुझे अगर ये वीडियो 20 से 30 मिनट की बनती है तो पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे जज करना, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, देखो मेरे पास, देखो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो मेरे पास काफी सारी चीजें आपको बताने के लिए, ठीक। बट मैं आपको सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वहां से आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, उन चीजों के बारे में डील करते हैं। एंड बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट इसके बारे में फैलाए गए, बहुत सारी गलत बातें के रिगार्डिंग आपके साथ फैलाई जाती हैं, बताई जाती हैं। बट मैं उसका थोड़ा सा रियलिटी में क्या चीजें वो आपके साथ शेयर आउट करने की कोशिश करूंगा, ओके। तो सबसे पहले देखो, हमारा का स्टडी का जो टाइम होने वाला, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, हमारे जो कोर सब्जेक्ट हैं, राइट, कोर सब्जेक्ट कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा, प्लस डायरेक्ट प्लस कॉन्सेप्ट, इन सभी पे हमें 75% फोकस करना होगा, राइट। इसके अलावा हमारा जो PYQ प्रैक्टिस है उसके ऊपर 25%। ये देखो मैंने जस्ट आपको एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया भी, एट द एंड में आके इसके ऊपर और अच्छे से हम लोग डील करने वाले, ठीक। अब मेन पॉइंट जो हमारे पास आता है यहां से आता है, देखो हमारे जो AIB का सिलेबस है, हमारा AIB21 का आपके पास आ ही चुका है। उसमें देखने को मिलता है कि 50% जो सिलेबस, 50% जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो मेजर सब्जेक्ट से आते हैं, ठीक। एंड 50% क्वेश्चन आपके माइनर सब्जेक्ट से आते हैं, ठीक। 50-50 होता है, अगर आप काउंट करेंगे जाके तो ऑलमोस्ट आपका 50-50 हो जाता है, ठीक। बट हमारे सामने जो गलत बातें फैलाई जाती हैं, हमसे यही कहा जाता है कि आप क्या करो, एक काम करो, जो आपके मेजर सब्जेक्ट है उनके ऊपर अच्छे से कमांड बना लो और आप पास हो जाओगे। नो डाउट मेजर सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, बट द पॉइंट इसके हम सिर्फ मेजर सब्जेक्ट पढ़ के पास हो सकते हैं, पास हो सकते हो, बिल्कुल पास हो सकते हो, कोई इश्यू नहीं। बट आज की नीड क्या है, आज जो एग्जाम हमारा AIB20 AIB19 का, इनफैक्ट AIB18 का हमारे सामने जो आ रहा है, मोस्टली स्टूडेंट यही स्ट्रेटजी फॉलो करते थे। एंड क्या होता था कि एग्जाम में जाके देखो 100% क्वेश्चन सॉल्व करना इट इज लाइक इम्पॉसिबल अगर आपने LLB में अच्छी से पढ़ाई नहीं करी है, राइट। अगर आपने LLB में अच्छे से पढ़ाई करी तब तो आप सारे ही कर सकते हैं, बट नहीं करी तो उसका क्या करें। तो उस सिनेरियो में क्या करना होता है कि हमें अपने आप को डिवाइड कर लेना होता है, ठीक। अब हमें इसमें से क्या करना है, 50% हमें पूरे मेजर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस ज्यादा नहीं करना है, राइट। मैं पहला ऐसा एजुकेटर हूं जो आपको सारी चीजें बता रहा हूं। मैं पहला ऐसा एजुकेटर था जिसने PYQ के रिलेटेड बताया था, वो सारी चीजें हुई। जो मैं बताता हूं वो चीजें होती हैं गाइस, तो प्लीज ट्रस्ट मी, ऐसा हुआ है प्रीवियसली, आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। सो जो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हमें क्या चाहिए, एग्जाम टॉप नहीं करना। सबसे पहली चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए कि हमें एग्जाम को टॉप नहीं करना है। हमें यहाँ पे टॉपर बन के कुछ हासिल नहीं हो जाएगा, ठीक। हमको जस्ट क्या चाहिए, नॉर्मली हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, हम पास हो जाए एंड एनरोल करा लें एंड अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करें, वकालत करें, प्रैक्टिस करें, कॉर्पोरेट में चाहे भी जाएं, यार क्या दिक्कतें हैं। सो हमें क्या करना है, अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेता है। 50% अगर मेजर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, 50 में से सिर्फ 40 मार्क्स को अच्छे से कवर अप करना है, नो 50%। हम लोग कई बार क्या होता
होता है कि देखो मेजर सब्जेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं। अगर आप सिर्फ बीएनएसएस को पढ़ने जाओगे, बीएनएसएस को या सीपीसी को, भाई आप तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ोगे नो डाउट, लेकिन फिर भी कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मान लो तुमने पढ़ के जाए, यहाँ पे तुम कई बार ऐसा होता है पीवाईक्यू लोग कह देते हैं पढ़ के जाओ। अब मान के चलो तुमको मैंने इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शंस बता दिए मेजर के, तुम इतने इतने पढ़ लो जाके। अब मान के चलो उसमें 500 समथिंग सेक्शन है, ठीक। अब उसमें से इंपॉर्टेंट वाले में से नहीं आया, कहीं और से आके चलो बेरेट से तुम देख लो, मान लो बेरेट वाला नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हारा नहीं पढ़ा हुआ है, तुम्हारा तो खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो उसमें से वही कुछ क्वेश्चन सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, एंड वही कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो रेदर देन हमें मेजर को साथ में लेके चलना, लेकिन उसके साथ में माइनर को 110% साथ में लेके चलना, बिकॉज एट द एंड में कई बार एग्जाम जब आप देने जाएंगे, अभी AIB 21 हो रहा है, तो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोग हो सकता है 50 में से हो सकता है 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आप मेजर के कराएं जाके, ठीक। 35 से 40 क्वेश्चन हो, और तुक्का तो देखो मारोगे ही मारोगे, क्योंकि छोड़ के आ नहीं सकते, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं। 35 से 40, 35 तक मान के जो सभी के हो जाएंगे, जो लोग मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, 35 से 40 क्वेश्चन आपके मेजर के। प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब आपके जो 10 नंबर 15 नंबर जो पासिंग वाला गैप होता है, कई बार स्टूडेंट का तो 2 नंबर 3 नंबर से फेल होते हैं AIB में, राइट। सो वो क्यों फेल होते हैं, यहाँ पे आ जाता है माइनर सब्जेक्ट, वो माइनर सब्जेक्ट को लाइटली ले लेते हैं। सो हमें माइनर प्लस मेजर सब्जेक्ट को कंबाइन करके चलना, इस चीज को याद रखना। एंड वेटेज आपको 40% माइनर पे देनी है, 35% आपको मेजर पे देनी है, या अब इस तरह से भी कह सकते हैं कि 40 मेजर पे देनी है, 35% माइनर पे देनी है, ठीक। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा कंबाइन करके चीजों को लेके चलना है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को टारगेट करना चाहिए अपने एग्जाम के लिए। तो देखो सबसे पहले कौन कौन से टारगेट करना है, एंड इसमें मैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अभी ये भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एंड कैसे क्या रहने वाला। देखो सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो देखो ये सारी चीजें तो मैं आपको बताऊंगा। ये आपका सिलेबस आ गया। अभी आपने कहा था कि सिलेबस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिलेबस नहीं बताएंगे, तो देखो सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, सिलेबस तुमको पता है, लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट तुमको टारगेट करने चाहिए एग्जाम के लिए वो तुम्हें बताने वाला हूं, ताकि आप लोग आसानी से इस चीज को लेके चलें, क्योंकि कंप्लीट डिटेल बताऊंगा ना यार। सो देखो पेन पहले मैं अपना निकाल लेता हूं, ताकि तुम लोग कहोगे बिना पेन के तो तुम पढ़ाओगे ही नहीं। मैं पेन अपना निकाले ले रहा हूं, एंड लाल कलम निकाल लेते हैं। भाई लाल कलम बढ़िया लगता है, AIB का कलर भी लाल कलम है। तो सबसे पहले मैं अगर मैं मेजर सब्जेक्ट की बात करूं, देखो मैं क्या करता हूं, जो हमारे रेड पेन से मेजर सब्जेक्ट लगा लेता हूं, एंड ब्लू पेन से मैं माइनर सब्जेक्ट लगा लेता हूं। तो सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट को काउंट करते हैं कितने मार्क्स के हो जाएंगे। तो देखो टोटल हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, 19 देखने को लग रहा होगा, ठीक। लेकिन इसके अंदर काफी सारे एक्ट्स हैं, वो ज्यादा ही हो जाते हैं, ठीक। सो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को तो करना ही करना है, कोई इफ एंड बट है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करना ही करना है, ठीक। फिर इसके बाद हमारा आता है, एक चीज मेरी शिकायत है यार, आपने AIB 19 AIB 20 से आप ओल्ड लॉ न्यू लॉ पूछ रहे हो, अभी भी आप ओल्ड एंड न्यू लॉ को कंबाइन करके चल रहे हो, IPC BNS। सो दोनों पढ़ने नीड है नहीं, BNS को अच्छे से पढ़ो, एंड उसी से आप बेरेट, अभी जब मैं बेरेट पे आऊंगा तब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक। सो आपको BNS पढ़ना है अच्छे से, ठीक। क्वेश्चन क्या सिर्फ BNS से आता है, IPC से नहीं आता, नहीं, दोनों से क्वेश्चन आपके आते हैं। बट रेशियो अगर मैं बात करूं तो 5-3 का हो सकता है, 5 आपके न्यू के आ सकते हैं, 3 आपके ओल्ड के आ सकते हैं। तो आपको ये कवर अप करना है। देन आपका जो CRPC एंड जो BNSS चल चुका है, इसको कवर अप करना है। 3 सब्जेक्ट हो गए, कितने हो गए, 28 मार्क्स हो गए। देन आपका CPC है, CPC कितना कवर अप करना है, 10 मार्क्स का है, कितने हो गए, 10 38 मार्क्स आपके हो गए। एंड देन आपका एविडेंस एक्ट होगा 38 और 5 कितने, 38 और 8 46 मार्क्स, 46 मार्क्स आपके यहाँ से कवर अप हो जाते हैं। एंड ये 5 सब्जेक्ट तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब इनको कैसे पढ़ना वो मैं बताऊंगा। अब यहां से जो हमारा गेम चेंजिंग मूवमेंट आता है कि हमें माइनर सब्जेक्ट कौन कौन से सेलेक्ट करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या लग रहा है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने? नो, बिल्कुल नहीं, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं हम लोगों को, बिल्कुल नहीं, छोड़ दो सारे सब्जेक्ट। हमें क्या पढ़ना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए क्या 75%, मैंने स्टार्ट से कहा मैं जो 75% वाला रेशियो उसके ऊपर मैं चलूंगा। चलो पेन का कलम भाई कलर चेंज कर लेते जैसा मैंने कहा था। अब माइनर की अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो माइनर में कहां से स्टार्ट करूंगा, माइनर सबसे पहले मैं क्या करना है, एंड ये इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ADR, इसको अच्छे से करना है, ठीक। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, टारगेटेड क्वेश्चन रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, राइट, बिल्कुल लीव मत करना। इसके बाद क्या आता है, फैमिली लॉ, 8 नंबर का आता है, 110% आपको करना है, जिसमें आपका हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ इंक्लूड रहता है, करना ही करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये क्या है, देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की आपकी बेरेक्ट तो आती नहीं, कहीं देखो एआईबी में आपके कुछ सब्जेक्ट बेरेक्ट बेस होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं नॉन बेरेक्ट, तो ये नॉन बेरेक्ट वाला सब्जेक्ट है। ठीक, सेम ऐसा ही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, करना चाहो तो इसका चलो मैं एक चीज बताऊंगा तुमको बहुत बढ़िया, इसको छोड़ दो, ये नहीं करेंगे। ठीक, 10th वाला करेंगे हम लोग, प्रोफेशनल एथिक्स, इसको 110% करना, जो आपका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, 110% करना है। कंपनी लॉ को छोड़ दो, एनवायरमेंट लॉ कर लेना। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन वही ज्यादातर रहते हैं। ठीक, एनवायरमेंट लॉ कर लो, साइबर लॉ कर लो, आईटी एक्ट वाला ये कर लेना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं, बट हाँ कर लेना, जितना इंपॉर्टेंट है करना पड़ेगा। इसके बाद लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आप लेबर लॉ के एडवोकेट हैं, लेबर लॉ की प्रैक्टिस करें, देन आप इसको सेलेक्ट जरूर कर सकते हैं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम ऐसा ही आप अगर लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करें, एमवी एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देखो इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट में जो है इसमें एक हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ वाला है, इसको आप लोग जरूर कवर अप करना, इससे 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटा सा एक्ट है आपके लिए, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जरूर कर लेना, पूरा मत करना, सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ कर लेना। ठीक, इतना 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। टैक्सेशन लॉ हम अब सेम वही बात है, अगर आप कर रहे हैं प्रैक्टिस इसकी टैक्स की फील्ड में तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आप इसको बिल्कुल भी छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं या 17 वाला, तो आपको आंख बंद करके करना है, क्वेश्चन आते हैं 3 क्वेश्चन आपके कॉन्ट्रैक्ट से आ जाते हैं, 2 स्पेसिफिक रिलीफ से, 2 आपके प्रॉपर्टी लॉ से एंड 1 आपका एनआई एक्ट से मान के चलिए आ जाता है। इस तरह से थोड़ा रेशियो इसका डिवाइड रहता है एंड 110% करना है आपको, छोड़ना नहीं। अब इसके बाद देखो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, अगेन अगर आप कर रहे हैं प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। आईपीआर है, अगेन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। सो टोटल मिला के कुल मिला के हमें इतने सब्जेक्ट को कवर अप करना, हमारा 75% ऑलमोस्ट सब्जेक्ट कवर अप हो जाएगा। अभी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं इनका क्या करना है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1, तुम्हें तुक्के मारने जाके एग्जाम में इनके बारे में छोड़ के एक भी क्वेश्चन मत आना, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं। पॉइंट नंबर 2, तुम्हें क्या करना है, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना नहीं, इनके बारे में आपको पता क्या करना है, इनके पीवाईक्यू जस्ट पढ़ लो, पीवाईक्यू पढ़ लो, इससे ज्यादा अदर एमसीक्यू मत करना है इनके, जस्ट पीवाईक्यू रीड करो एंड जिसकी बेरेक्ट आपके पास हो उनकी बेरेक्ट को रख के पीवाईक्यू को करो। ओके, सो उन सेक्शंस को कवर अप कर लो, अच्छे से आपका हो जाएगा, कोई आपको फेल नहीं करेगा। अब अपने पॉइंट नंबर 2 पे आ रहे हैं। ठीक, अब देखो यार एक बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, चलो यार एक चीज देख लेते हैं। देखो सब्जेक्ट हमें पता चल गया, ठीक, अब सब्जेक्ट जब हमें पता चल जाए तो सब्जेक्ट के बाद हमें जब भी एआईबी एग्जाम को हम देने जाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड क्वेश्चन हमारे कहाँ से बनते हैं बेरेक्ट में। ठीक, तो ये सारी चीजें जान लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं एंड ये मैंने जो एनालिसिस करा हुआ है किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ये भी आप लोग ध्यान से देखना। सो देखो मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आज की कोई नहीं बताने वाला है, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई नहीं बताने वाला, जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना एनालिसिस करके जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, सो देखो आपका जो अभी एआईबी 20 का एग्जाम हुआ था, मैंने उसका एनालिसिस भी किया, 19 का भी किया, तो आप मान के चलो जो आपके जो डायरेक्ट एमसीक्यूज आ जाते हैं, डायरेक्ट इन द सेंस जो आपको बेरेक्ट से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मली, हाँ इजी तरीके से, सो वो आपके 50-60% आज भी आते हैं। पेपर नो डाउट लेंथी हो रहा है, नो डाउट पेपर टफ हो रहा है, नो डाउट हार्ड हो रहा है पेपर, लेकिन आज भी अगर आपके डायरेक्ट एमसीक्यू अगर बेरेक्ट से आ रहे हैं 50-60%, हाँ, सो आपके लिए यानी कहीं ना कहीं आप बेरेक्ट से इसको कवर अप कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप लोग कवर अप कर सकते हैं, कोई इशू आपका नहीं होने वाला। ठीक, सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपके कौन से आ जाते हैं, असर्टेशन और रीजन। असर्टेशन एंड रीजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले आपके नहीं आते थे बट रिसेंटली हमने देखा है कि काफी सारे क्वेश्चन इस टाइप से आ रहे हैं, लेकिन ये 5-6% क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन क्वेश्चन ये आते हैं आपके 12 से 15 क्वेश्चन ही है, लेकिन पूरे पेपर का माहौल ये क्रिएट कर देते हैं। ये जो 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन ये आ जाते हैं, इसको देख के इंसान घबरा जाता है, हट कहता है पेपर बहुत टफ आया है, पेपर बहुत टफ आया है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं होता क्या है, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं, इलस्ट्रेशन, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, यहीं से बनते हैं। इसके अलावा बेरेक्ट के बाहर से तो नहीं बनाएंगे स्टेटमेंट, या कभी कभी सिनेरियो आपको दे देंगे प्रैक्टिकल लाइफ के, सो आपके सब्जेक्ट के बाहर का तो नहीं देंगे बट ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती तो वहां पे इशू हो जाता है। 12 से 15% मल्टी सेलेक्ट वाले आ जाते हैं, कई बार नहीं देंगे कि एक स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें बताएंगे पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही, तीसरा वाला सही, चौथा वाला सही, इसमें से कौन सा सही, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके 8% आ जाते हैं। मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चन आपके 2% आए थे अभी तक, लेकिन मुझे लगता है कि ये दायरा थोड़ा सा बढ़ने वाला है, मुझे लगता है कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी मान के चलिए इस बार एआईबी 21 में आपको मैच द फॉलोइंग वाले आपको देखने को मिल सकते हैं। केस लॉ अगेन आपसे 4 से 5 केस लॉ ऑलवेज आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, सो उनके ऊपर भी हम लोग देखेंगे।
केस लॉस को देखो, जो इंपॉर्टेंट केस लॉस है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा दूंगा, उनको जस्ट रीड आउट करके जाना, आपका हो जाएगा, अलग से इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड एप्लीकेशन सिनेरियो वही प्रैक्टिकल स्किल्स वगैरह से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कभी कभी मैक्सिम्स भी आ जाती हैं, तो मैक्सिम्स इतना पढ़ने की नीड नहीं है। अब यहाँ पे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपके बनते कहाँ से हैं, ठीक। वो पहले मैंने बताया था किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, किस फॉर्म में। अब क्वेश्चन आपके बनते हैं कहाँ है, देखो आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके बेयरक्ट से बनते हैं। बेयरक्ट में कहाँ से, एक्ट से, सेक्शन से, आर्टिकल से, ऑर्डर से, इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट से, डिफिनेशन से, इलस्ट्रेशन से, मैक्सिम से, डॉक्ट्राइन से, प्रिंसिपल से, केस स्टडी से, चैप्टर के नंबर, सेक्शन, शेड्यूल एंड आपकी नॉलेज से। तो यहाँ से कुल मिला के आपके क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हमारी जो बेयरक्ट वाला कॉन्सेप्ट है उस पर भी आएंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा अब आपको पीवाईक्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। पीवाईक्यू को लेकर बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है लोगों के बीच में, सो वो मैं आपके सामने शेयर आउट करने की कोशिश जरूर करने की कोशिश करूंगा। आई थिंक मैंने यहाँ कहीं पे यार बनाया भी था पीवाईक्यू, ओके, मैं इस चीज को बताने वाला था, ठीक। जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सब्जेक्ट आपको जो फोकस करने हैं वो 75% सिलेबस को फोकस करना है। मेजर माइनर आपको क्या करना है, 50-50 जो मैंने आपको बताया था, 50% मेजर आता है, 50% माइनर आता है, उसमें क्या करेंगे 40% मेजर को फोकस अच्छे से कर लेंगे एंड 35% हम अपने माइनर को कवर अप कर लेंगे। 45 मार्क्स हमारे 75 मार्क्स हमारे कवर अप हो जाएंगे, राइट। इसके बाद हमारा बेरेट आता है, बेरेट को भी हम लोग बाद में देखेंगे, बेरेट अभी बाद में आएंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यू के ऊपर आ जाते हैं। बहुत ज्यादा मिसकंसेप्चुअल चीजें इसके बारे में फैलाई गई हैं एंड बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें इसके बारे में फैलाई गई, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। आई थिंक टाइम काफी ज्यादा हो रहा है यार, कॉल रिक्लाइन की, चलो मैं बाद में डील कर लूंगा, तुम्हें बता देता हूँ। देखो जो आपके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस है, अब इसमें क्या है पीवाईक्यू को लेकर, देखो पीवाईक्यू को क्या कहते हैं कि जो भी आएगा यूट्यूब पे कहेगा पीवाईक्यू पढ़ डालो, पीवाईक्यू पढ़ डालो, पीवाईक्यू पढ़ डालो, पीवाईक्यू याद कर डालो, पीवाईक्यू से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पीवाईक्यू से ही यही है, पीवाईक्यू ही जिंदगी है, पीवाईक्यू ही दुनिया है तुम्हारी, यही तुमको बताया जाता है। एंड पिछले 20 एग्जाम से, जब से एआईबी का एग्जाम हो रहा तुमसे यही कहानी रटी जा रही। एंड मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के जाओगे तो फेल होके आओगे एग्जाम में, मैंने कहा था। एंड वही हुआ था एआईबी 20 के एग्जाम में, वही हुआ था एआईबी 19 के एग्जाम में, बिकॉज पैटर्न चेंज हो रहा है। मैंने ये एआईबी 19 में प्रेडिक्ट कर दिया था कि पैटर्न अब चेंज हो रहा है, अब आपका पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। बट क्या हमारे लिए पीवाईक्यू बिल्कुल यूजलेस हो जाएंगे, हमें उनको देखना ही नहीं ना। पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, उसको याद कर लिया एंड देन गो टू द एग्जाम हॉल एंड क्रैक द एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट्स नॉट राइट, ओके। आपको पीवाईक्यू पढ़ने नहीं है, आपको पीवाईक्यू समझने हैं, उनका एनालिसिस करना है। अब ये कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको जब भी कोई पीवाईक्यू करना, सबसे पहली चीज है कि आपको मिक्स पीवाईक्यू कभी भी नहीं करने हैं। जो आपके पेपर्स नहीं आते मिक्स होते हैं कि 4 उसके 4 उसके 4 उस सब्जेक्ट के 4 उस सब्जेक्ट के, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको क्या करना है, लास्ट 10 ईयर के क्या करना है, आपको पीवाईक्यू लेने, लाइक बीएनएस के ले लो, एक एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब वो कहां मिलेगा वो भी बता दूंगा, डोंट वरी, सब है ना, सब मिलेगा, टेंशन ना लो, सब मिलेगा, ठीक। पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है ना। सबसे पहले क्या उठाओ, बेयरक्ट उठाओ अपनी, जैसे बीएनएस के मैंने कहा बीएनएस के पीवाईक्यू लो, सिर्फ बीएनएस के, मिक्स सब्जेक्ट के नहीं, सिर्फ बीएनएस के आपको लेने हैं, बेयरक्ट ओपन कर लेनी है। अब एक एक पीवाईक्यू को लगाओ टाइमर लगाना है, टाइमर लगा के एक एक सब्जेक्ट को वीकली क्या करना है, उसके पीवाईक्यू को बेयरक्ट से सॉल्व करना है। याद रखना, बेयरक्ट से सॉल्व करना, याद नहीं करना है, कोई सेक्शन नंबर, कोई इलस्ट्रेशन कुछ याद नहीं करना, जस्ट पीवाईक्यू को बेयरक्ट से आपको सॉल्व करना है, राइट। तो एक चीज आपको ये करनी है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस इन द सेंस कैसे करना है पीवाईक्यू का, पीवाईक्यू जैसे आपने लगा लिए, लेट्स से आपके कुछ सही हो रहे कुछ गलत हो रहे, कुछ ऐसे भी आएंगे जो आपको बेयरक्ट से नहीं मिलेंगे, तो उनको टिक कर लो। जो आपके कॉन्सेप्चुअल चीजें आ रही हैं उनको टिक कर लो अलग से, तो उनको क्या करो, उनको जस्ट रीड आउट करो। एंड जो जो सेक्शंस आपने पीवाईक्यू से ढूंढे हुए हैं उन सेक्शंस को अच्छे से रीड करना, उनका कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कुछ को जस्ट रीड करा कहानी खत्म, उनका कॉन्सेप्ट पढ़ना, बिकॉज अब आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जहां जहां से निकालना उनके कॉन्सेप्ट को जरूर से जरूर रीड आउट करना। आई होप आपको भी सारी चीजें किसी ने नहीं बताएंगे, जस्ट इतना बताओगे पीवाईक्यू रीड करके आओ, कहानी खत्म हो जाएगी।
इतना नहीं होता है आसान। अब कई बार क्या होता है कि पीवाईक्यूज में जो रॉन्ग वाले नहीं होते हैं, विच ऑफ द नॉट फॉलोइंग, वो जो नॉट फॉलोइंग वाले होते हैं, विच ऑफ दिस नॉट इज करेक्ट, विच ऑफ दिस इनकरेक्ट वाले, इस टाइप के करेक्ट क्वेश्चन है जिसमें इनकरेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना होता है, तो हम लोग कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं। ना बाबा, ना इग्नोर नहीं करना है, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो ढूंढ के लाओ, वो कॉन्सेप्ट पढ़ो जाके। तो इस चीज को भी छोटी छोटी चीज आपको मैं बताऊंगा ताकि आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, ठीक। अब इसके बाद मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए होने वाली है, ओहो, बेयर एक्ट होने वाली है। बेयर एक्ट के ऊपर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर आपने इस चीज की इस जो 5, तुम लोग यार ध्यान भटका देते हो अपना, यार देखते ही नहीं, मैं बता रहा हूं इधर उधर ध्यान है तुम्हारा, तुम कहीं उनकी बात सुन रहे हो, कहीं उनकी बात सुन रहे हो। मेरी बात सुनो, मैं जो बताने जा रहा हूं अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेयर एक्ट रीडिंग ध्यान से समझना, समझ गए तो एग्जाम क्रैक। बेयर एक्ट रीडिंग, reading Bear Act is not an optional, it is the language of law. If you don't speak it fluent, you will always depend on someone else to interpret it for you. अगर आप Bear Act को नहीं पढ़ते हैं सर, तो आप हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। दूसरा आपको अगर बताएगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आप जहां पे आज हैं वहीं पे रह जाएंगे। एंड एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने Bear Act रीडिंग तो लिख दिया, लेकिन आपको अपने AIB एग्जाम के लिए सिर्फ Bear Act को रीड नहीं करना है जी, आपको बेयर एक्ट को अंडरस्टैंड करना है, ना कि रीड करना है, उसको समझना है, फैमिलियर होना है उससे, उसको अपना दोस्त बना लेना है। अब वो कैसे करेंगे, चलिए उसको मैं उसके बारे में बात करता हूँ। समझे, आपको अपने बेयर एक्ट को पूरी तरीके से समझना होगा। अब देखो, बेयर एक्ट को जब भी हम पढ़ेंगे जाके, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट का होता है इंडेक्स। अगर उसको आपने नहीं समझा तो आपका कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पे। बेयर एक्ट के इंडेक्स को पढ़ना। अब देखो, बेयर एक्ट रीडिंग कैसे करनी, उसके लिए मैंने एक AIB 20 में वीडियो बनाई थी, वो जाके तुम लोग देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। अन्यथा दूसरी बताओगे तो दूसरी भी मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले इसके इंडेक्स को समझ लो, ठीक। इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट। अब बेयर एक्ट में आपको कहाँ पे फोकस करना, मैंने बताया ना, इंडेक्स पे फोकस कर लो। इसके जो डिफिनेशन सेक्शंस आते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे से कमांड बनाना, वहां से क्वेश्चन आप करते हैं। प्रोवाइजो, एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन। अब ये लोग जो एक हो हल्ला मचाए पड़े हैं, ये जो तुमको डरा रहे हैं यूट्यूब पे सो कॉल्ड एजुकेटर्स कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम फेल हो जाओगे, इतना लेंथी पेपर आ रहा है, उतना लेंथी पेपर आ रहा है, ऐसा हो भाई 10 तरह की बातें। मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं कि पेपर भाई बेयर एक्ट से बाहर से आ रहा है क्या, पेपर भाई आपके सिलेबस से बाहर क्या आ रहा है? नहीं। द प्रॉब्लम इज आप लोग सिर्फ क्या करते थे, आप लोग ऊपर से सेक्शंस को पढ़ा देते थे, PYQ को रीड आउट करा देते, एंड लेंथी MCQ करा देते। आपको लगता था AIB निकल जाएगा, नॉट ट्रू सर, नहीं निकलेगा। आपको बेयर एक्ट का इंडेक्स पढ़ना है, डेफिनेशन सेक्शंस को पढ़ना है, प्रोवाइजो, एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, ये कुछ ऐसे पार्ट हैं हम लोग सेक्शंस को पढ़ते थे, इनको छोड़ देते थे। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब जो क्वेश्चंस आपके AIB में बन रहे हैं वो यहां से ही बन रहे हैं। जो स्टेटमेंट वाले जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शंस, प्रोवाइजो, यहां से आपके क्वेश्चंस बेयर एक्ट में बन रहे हैं। सो इन चीजों पे बहुत अच्छे से फोकस करना। अगर नहीं करोगे तो बाय टाटा बाय बाय आपका होना तय है, ठीक। एक मैंने यहाँ पे आई थिंक ये मैं बेयर एक्ट में अपनी पेड क्लास ले रहा था, तो उसमें सिखा रहा था, वही चीज इसमें आ गई कि एवरी सेक्शन हैज अ वेरी पार्ट, हेडिंग, बॉडी। तो इसको आपको यहाँ पे तो पढ़ने की नीड ही नहीं है। अब रही बात बेयर एक्ट के बारे में, मैं कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, बेयर एक्ट से रिगार्डिंग मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, एंड आपको, मुझे पता है कि आप सीखना भी चाहोगे। प्रैक्टिस, बेयर एक्ट की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जितनी डेली कम से कम 25 सेक्शंस आपको बेयर एक्ट से रीड आउट करने। कोई एक्सक्यूज नहीं है, नॉर्मल पेपर अब नहीं रहा है, ठीक। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन नॉर्मल पेपर अब नहीं रहा है। अगर हल्के में लेके जाओगे तो फेल होके आओगे, और फिर तुम मुझे दोस्त नहीं दे सकते हो, क्योंकि अब तुमको एवरीडे 25 सेक्शन आज ही से स्टार्ट करने, जिस दिन से तुम वीडियो देख रहे हो, जिस दिन से। एंड अगर बेयर एक्ट परचेस नहीं करिए सो भाई तुम बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। अगर आप अभी भी बेयर एक्ट के लिए रुपए बचा रहे हो तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ कि बिना बेयर एक्ट के अगर तुम जा रहे हो, 4-5 बेयर एक्ट लेके जा रहे हो, तुम सोच रहे हो वहां पे मांग के काम चला लेंगे, काम नहीं चलेगा। क्योंकि सिर्फ और तुम सोच रहे हो कि 2 दिन पहले अगर बेयर एक्ट मंगा के चले जाओगे, काम नहीं चलेगा सर। वो बेयर एक्ट है। अगर आप कोई मैं कह रहा हूं एक कारीगर है, अगर वो कोई औजार या वेपन मंगाता अपना काम करने के लिए, तो क्या जिस दिन उसको काम लगाना उस दिन मंगाएगा? वो 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना भर पहले मंगाता है, उसको अच्छे से सीखता है, चला के देखता है कि कैसे उसका हाथ सेट होता है, फिर उसके ऊपर काम करता है। ऐसे ही
तुम लोगों को भी उसको अपना माइंड सेट करना है। बेरेक्ट को बेरेक्ट अभी ऑर्डर करो, जाके बेरेक्ट ऑर्डर नहीं करी, कौन सी करनी समझ नहीं आ रहा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड बेरेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था ना कि कौन सी बेरेक्ट आपको परचेस करनी चाहिए, कौन सी नहीं। देखो सेम चीज मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, बेरेक्ट मैंने कहा था कि क्रिमिनल लॉ में सिर्फ आपको न्यू पढ़ना, ओल्ड नहीं पढ़ना। अब उसका रीजन क्या है, देखो हम क्या करना, बीएनएस एंड आईपीसी दोनों में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको पहले में पढ़ लेना है, ठीक। मैं अब देखो बहुत ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता, बीएनएस एंड आईपीसी में जो जो डिफरेंसेस हैं उनको पढ़ लो, ठीक। फिर उनमें क्या क्या चेंजेस है ये देख लिया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये पता चलेगा क्या क्या चेंजेस आए, ठीक। अब तुम्हें बीएनएस को अच्छे से पढ़ लेना एंड उसकी बेरेक्ट लेके जाना। मान लो कोई क्वेश्चन आपका आईपीसी से आ जाता है, सो अब आपको पता है कि क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या प्रोविजन हटे, क्या क्या नहीं। अब मान लो तुम्हें आईपीसी से क्वेश्चन आ जाता है कि ये सेक्शन कहां पे डिफाइन, अब तुम परेशान हो गए, तुमने आईपीसी पढ़ी नहीं, दैट नॉट ट्रू। आपकी जो आजकल बेरेक्ट आ रही है उसमें आपके ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन का कंपैरेटिवली एनालिसिस दिया होता है कि अगर सेक्शन 1 बीएनएस का क्या कह रहा था एंड आईपीसी का क्या कह रहा था, उस सारी लिस्ट आपको दी हुई है। सो उसको देख के तुम जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट बनो। यहाँ पे तुमको डरा देंगे आईपीसी भी करना है, बीएनएस भी करना हो, ऐसा कुछ नहीं भाई, स्मार्ट तरह से चलोगे पास हो जाओगे। एंड मैं देखो मुझे नहीं पता कि किस बेरेक्ट में ऐसा है, किस बेरेक्ट में ऐसा नहीं है। एंड पर्सनली मैं किसी को प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे कोई रुपए दे रहा है प्रमोट करने के लिए। बट मैंने जो बेरेक्ट परचेस करी थी, आई थिंक मेरे पास कुछ हो गया, मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ। मेरे पास कुछ बेरेक्ट वगैरह हैं यार, ये एआईबी का मैंने पूरा सेट मंगाया था। सो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यार, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं पब्लिकेशन का नाम नहीं बताऊंगा, फालतू में प्रमोशन होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहां से देख लेना, परचेस कर लेना। ऑफलाइन देखो तुम्हें जो है ऑफलाइन अवॉइड करा करो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, रखे हुए पब्लिकेशन दे देते हैं तुम्हें, ओल्ड एडिशन दे देते हैं, तुमको हमेशा न्यू एडिशन लेके जाना होता है क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हो। तो वो परचेस करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वही जाके देख लेना, ठीक। अब इसके बाद मैं आता हूँ कि बेरेक्ट के वाला चीज होगी कॉन्सेप्ट के बारे में एक बात बता रहा हूँ। देखो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप जा रहे हैं एंड कर रहे हैं कहानी, कॉन्सेप्ट तो जरूरी है। अब अगर बीएनएस का मैं आपको बताऊं सर, अगर आपको जनरल एक्सप्लेनेशन नहीं आता, प्राइवेट डिफेंस नहीं आता, अबेटमेंट नहीं आता है, आपको कैसे आप करेंगे, पनिशमेंट वाला नहीं आता, सोलाइटरी कन्फाइनमेंट नहीं आता है, सोलाइटरी कन्फाइनमेंट कितने टाइम्स में दी जाती है, कब कब दी जाती है, कितने महीने में कितनी बार दी जाती है, ये सारी चीज़ें नहीं आती तो सर एग्जाम ऐसे नहीं निकलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से बेरेक्ट को पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंड मैं समझ रहा हूँ आपके लिए प्रॉब्लम है, इतना समय नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपके, जो जो आप पीवाईक्यू से सॉल्व करेंगे, ठीक, उन टॉपिक्स को एक पास लिख लो एंड उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लो साथ में। मेरी बात मानो, बस एक बार रीड कर लेना, याद मत करना, रीड कर लेना ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लेना, ठीक। अब इसके बाद मेरा क्या और बचा हुआ है वो भी मैं आपके साथ क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक। बस एक मिनट रुक जाओ, सब सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। एनालिसिस वाला हो गया, क्लियरिटी वाला हो गया। अब ये क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, सिर्फ माइनर नहीं मेजर भी करने हैं। पीवाईक्यू आपको सिर्फ रीड नहीं करना है, बेरेक्ट के साथ में करना है, ठीक। डोंट और सिर्फ कवर एवरी टू एक बार। हाँ अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग, मैंने आपको बताया कि बीएनएस अगर है या बीएनएसएस अगर इतने सारे सेक्शन है तो सारे तो कवर अप नहीं कर सकते, सिर्फ इंपॉर्टेंट करना, सिर्फ सब कवर करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट करना। वो इंपॉर्टेंट कौन है, अगर वीडियो बताओगे तो मैं बता के जरूर बता दूंगा, कमेंट करके बताओगे तो मैं ट्राई करूंगा आपके लिए लाने के लिए, ठीक। फिर इसके बाद हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने बता दिया था पूरे बेरेक्ट और रैंडमली हिट ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एमसीक्यू क्या करने चाहिए या नहीं करने चाहिए एग्जाम के लिए। कई सारे एजुकेटर्स, कई सारे यूट्यूब चैनल्स क्या करते हैं कि आपको रैंडमली जुडिशरी के एमसीक्यू पढ़ाने लगते हैं, कहते हैं एग्जाम टफ आ रहा है, आप जो तुमने जुडिशरी एग्जाम में एमसीक्यू पढ़े थे वो पढ़ो जाके। सर ऐसा है, ये लॉ का स्टूडेंट है, माना ये फर्स्ट जनरेशन है, मिडिल क्लास स्टूडेंट है, इसके पास सोर्सेस नहीं, लेकिन इसको इतना बेवकूफ आप लोग मत बनाइए, ठीक। आप सिर्फ कुछ व्यूज पाने के लिए इतना बेवकूफ बना रहे हैं स्टूडेंट को, दैट्स नॉट फेयर। बिकॉज हर एक एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन पूछने के एरियाज अलग होते हैं, क्वेश्चन वहां से आता है। अब जुडिशरी का छत्तीसगढ़ में कुछ पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ पूछा जा रहा है, राजस्थान में कुछ पूछा जा रहा है, दिल्ली में कुछ पूछा जा रहा है। अब आप वो एमसीक्यू थोड़ी करा दोगे एआईबी के लिए, आप कहोगे लॉक तो वही है कि सेम चीज है, तो भाई आप अलग अलग बैच क्यों लॉन्च करते हो, दिल्ली का अलग, जुडिशरी का अलग, राजस्थान का अलग, एक ही बैच फिर लॉन्च किया करो कंपैरेटिव लेवल। लेकिन नहीं ना सर, हर एग्जाम का, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, तो आपको जुडिशरी से इसको कंपेरिजन नहीं करना। पेपर टफ आ रहा, अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, उन्हीं सेक्शंस के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं उन्हीं के सिर्फ एमसीक्यू देखने होते हैं। एंड एमसीक्यू इन द सेंस हमें वो नहीं है रैंडमली एमसीक्यू उठा ली, बुक पढ़ ली, नहीं कर पाओगे क्रैक, नहीं हो पाएगा, ठीक। आपको क्या करना है, मॉक पेपर्स
मॉक्स जितने ज़्यादा कर सकते हो करो। हमने देखा है कि स्टूडेंट मॉक्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं। भाई मॉक करोगे तो पास हो जाओगे, मॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब सर मॉक कहाँ से लाए? देखो सिर्फ मॉक्स नहीं करने, मॉक्स के साथ एक प्रैक्टिस टेस्ट भी आता है प्लस मॉक आता है, तो इस तरह से लेकर चलना है, मॉक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस टेस्ट। एंड इसमें आपको जो मॉक टेस्ट होंगे वो आपको सब्जेक्ट वाइज भी करने हैं एंड इसके साथ ही साथ आपको मिक्स वाले करने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिक्स करो, सब्जेक्ट वाइज भी आपको मॉक करने ही करने हैं, एनी हाउ टू मिक्स भी करने हैं, सब्जेक्ट वाइज भी आपको करने ही करने हैं। तो इसको कैसे करना कैसा नहीं करना उसका भी एक सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, भी रुके रहो, भी दे रहा हूं, ठीक। और कुछ तो नहीं बचा है। टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी चीज है, मैंने कहा था ना प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाए। वीकली क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करो टाइमर लगा के, और वीकली जो प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करो, प्लस एग्जाम से पहले भाई 5 से 6 मॉक टेस्ट दे डालो, बस कहानी खत्म हो जाएगी, पास हो जाओगे एक बार में। अब मॉक टेस्ट तो प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ से लेने, ठीक। अब मैं आ रहा हूँ अपने फायदे की बात के लिए, मजाक कर रहा हूँ यार, अपने फायदा मैं क्या कर लूंगा अपना फायदा करके, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ना चाहता तो और अच्छी चीज थी, लेकिन मैंने सोचा पास हो जाओ, हर बार मैं बता देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा एक्चुअली यार मैंने गलती से आई थिंक टीम में इंसर्ट कर दिया, ये मेरा जो पेड बैच चलता है यार उसका ये टाइम टेबल है जो मैंने क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ, जिसमें मैं तुमको बता देता हूँ, तुम भी इसको फॉलो अप कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मंडे से फ्राइडे तक क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, मेजर लॉ माइनर लॉ, मेजर लॉ माइनर लॉ, इस तरह से देख सकते हो चलती है, मेजर लॉ माइनर लॉ रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। एंड रिकॉर्डेड इसलिए होते हैं, रिकॉर्डेड आपको लगेंगे नहीं अच्छे, परेशान मत हो, मैं जानता हूँ क्यों मैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिकॉज देखो यार कोर्ट जाते हैं ना एडवोकेट्स, भाई काफी सारे लोग एडवोकेट्स हैं भाई, कोर्ट जाते हैं, काफी सारे लोग स्टडी कर रहे हैं जुडिशरी वगैरह की, तो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो लाइव ज्वाइन कर सके। सो बेस्ट रहता है इन सिनेरियो में कि वो जिनके पास जिस समय टाइम है उस टाइम पे वो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकें, बिकॉज एआईबी की क्लासेस के लिए हमें जितना सफिशिएंट उतना पढ़ना, बिल्कुल जुडिशरी में डेप्थ में जाके इतना नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, फिर सैटरडे को बेरेक्ट रीडिंग की क्लास रख देते हैं, बेरेक्ट रीड करना, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना, दोनों चीजें। फिर संडे को एक डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है जिसमें आप अपने क्वेश्चन डाउट जो गूगल मीट या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें थी। सो मैंने आपको बता दी, ये आपको जस्ट मैं इसकी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ भी नहीं है, आप जस्ट देखना चाहें देख सकते हैं। ये हमारा AIB 21 का जीपीएस बैच चल रहा है, जो कि जिसमें मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूँ, बेरेट को रीड कैसे करना है, बेरेट को कैसे फाइंड आउट करना, पूरा स्ट्रक्चर कैसे करना है वो आपको बताता हूँ, पीडीएफ का कुछ मटेरियल रहेगा वो आपको बताऊंगा, स्मार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड, टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम हॉल, स्कोर बेटर, बहुत सारी चीज मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला, प्रैक्टिकल एग्जाम स्ट्रेटेजी बताने वाला, सेक्शन बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, बहुत सारी चीज में इंक्लूड होने वाली। लाइक आपको जो मैंने बताया था सारे आपको मान के चलो 5 से 7 आपको प्रैक्टिस टेस्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एंड 5 से 7 सेम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, एंड सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, वो मिक्स भी होंगे, बहुत सारी चीज इसमें होने वाली है, काफी सारी चीजें मैं इसमें आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सो अगर आप ज्वाइन, जो चीजें मैंने आपको इस पूरे कोर्स में बताई हैं अभी तक, जो चीजें मैंने आपको बताई थी पूरी वीडियो में, वो सारी चीजें इस पैटर्न पे मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बट क्या आपको ये ज्वाइन करना चाहिए? अगर देखो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, हाँ तुम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, तो मैं अगर मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन करने उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन करने तो भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। क्या इसकी फीस सर 2000 2500 है? नहीं यार इतनी नहीं है, मुझे लगता है कि इतनी फीस इसकी रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस आउट करते हैं। सो ये हमारी 700 रुपीज की फीस होती है, इसके लिए आप इसको इनरोल कर सकते हैं, स्कैन कर करके ईमेल कर सकते हैं आप, या गूगल फॉर्म की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहां पे गूगल फॉर्म की लिंक आप अप्लाई कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर है 8004993282 8004993282, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप हाई का मैसेज भेज देना, टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। एंड एक चीज और, जो स्टूडेंट जिनका सेकंड अटेम्प्ट है, मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो चुके हैं, ठीक, तो अपना रिजल्ट भेजना मुझे, गूगल फॉर्म की लिंक आप सभी को दे दूंगा, गूगल फॉर्म की लिंक भी फिल आउट कर देना, रिजल्ट भेजूंगा मैं आपको, आप लोग रिजल्ट भेजना अपना, फर्स्ट जो लोग फेल हो चुके हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, हाँ उनको मैं इसमें से भी डिस्काउंट प्रोवाइड करा दूंगा, 700 रुपीज में भी उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, इस चीज को याद रखना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट उनको दे दूंगा, ताकि मैं समझता हूं कि यार उनकी फी वगैरह वैसे भी डबल फी दे रहे हैं, तो उनके ऊपर बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, उनका एग्जाम भी क्रैक होने की जिम्मेदारी होती है एक एजुकेटर की। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना यार, एंड मैंने अपना बेस्ट दिया है या नहीं दिया ये भी कमेंट करके बताना, एंड क्या ये सारी चीजें आपको किसी ने अभी तक बताई थी या नहीं ये भी मुझे जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका जो भी डाउट हो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा।